आज हम ये कुछ करने वाले हैं, ये जितना भी आपके सामने काम किया हुआ है इस पर, यानी कि टेक्स्ट एरियाज के बारे में डिस्कस करना है। ये जो दरमियान में लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने कि जब भी आप फॉर्म को क्रिएट करते हो तो यूजर को नहीं पता होता कि मैंने यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना। तो उसकी आसानी के लिए हम उसको हिंट दे देते हैं। तो अब हिंट हम किस तरीके से देंगे, तो ये चीजें आज हमने डिस्कस करनी है। फिर ये आपको साइड पे ये बॉर्डर नजर आ रहा है कि बॉर्डर कैसे आपका लगा हुआ है, ये डेट कैसे आई है, सबमिट का बटन हमारा कैसे एंटर हुआ है। तो ये जो बॉर्डर लगा हुआ है इसके अंदर ये पर्सनल इन्फो मैंने किस टाइप से लिखी, कैसे लिखा है। ठीक है, चेक बॉक्सेस कल हम कर रहे थे लेकिन वो मेरा कंप्लीट नहीं हो सका था, तो मुझे दरमियान में जाना पड़ा। तो ये फ्रूट्स है, फ्रूट्स की हम लिस्ट कैसे बनाएंगे, टेक्स्ट एरियाज में कैसे जाएंगे। ठीक है, ये सर्चिंग का ऑप्शन है, सर्च हम किस तरीके से करेंगे। किसी भी फाइल को आपने चूज करना है तो ये ओपन कैसे होगा, कौन सी फाइल आपने ओपन करनी है। तो कोई क्राइटेरिया देखना, हम इसमें देखना चाहते हैं कि हम एक लिस्ट बनाना चाहते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना चाहते हैं। तो ये चीजें हम यहाँ पे सारी के सारी डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में इंशाल्लाह ताला। तो मैक्सिमम ओवरऑल मेरा चैप्टर नंबर 7 तो कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक में एक दिन हम थ्योरेटिकली पढ़ेंगे, थ्योरी का पढ़ेंगे जो आपका कोर्स है, और 2 दिन हम प्रैक्टिकल करेंगे। चूंकि प्रैक्टिकल आपका इम्पोर्टेंट है, CSS जरा इम्पोर्टेंट भी है। तो मैं यहाँ तक आपको एक बात बता दूं, जितनी HTML हमने पीछे से कर ली, यानी कि चैप्टर नंबर 7 तक मेरे कंप्लीट हो जाने, तो वो आपको फिंगर टिप्स पर आने चाहिए। पहली बात, फिंगर टिप्स पर आएंगे तो CSS जब हम स्टार्ट करेंगे तो CSS में हम डिफरेंट टाइप्स की उसकी कदरिंग कर सकते हैं, ग्राफिक्स को क्रिएट करेंगे। HTML में रहते हुए अपनी वेबसाइट को खूबसूरत बनाएंगे, ब्यूटीफुल बनाएंगे। तो ये सारे के सारे काम हम CSS में रहकर करेंगे। तो ये उसी वक्त बात पॉसिबल होगी जब आपको पीछे वाला HTML का सारा कोड समझ में आता होगा। तो अब आप देख रहे होगे स्क्रीन पर ना, पहले जब हमने स्टार्ट किया था तो एक एक या दो दो लाइन फिल होती थी, तो अब ना ये पेज बड़ा बड़ा लगने लग गया, फुल फुल लगना स्टार्ट हो गया है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता बेटे आप काम को प्रैक्टिस के तौर पे करते जाओ। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये जो मेरे पास आया है एंटर अ नेम, ये कैसे आया। तो अगर मैं अपने सब लाइन में मूव करूं तो ये सारा काम इस वक्त मैंने किया हुआ है, लेकिन कैसे किया हुआ है ये बता देते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट नेम। तो यहाँ पर जो आपके सामने एक हिंट आ रहा है एंटर अ नेम, उसके लिए एक टैग यूज होता है आपके पास प्लेस होल्डर का। एक ये टैग क्या करेगा, आपको हिंट बना देगा, यानी कि यूजर को बता देगा कि यहाँ पर आपने क्या करना है, एक नेम को आपने एंटर करना है, एंटर अ नेम। सेव करो, सेव करने के बाद जो भी ये ब्राउजर्स में ओपन करो इसको। तो जैसे ब्राउजर में ओपन किया तो उसने ये मेरे सामने एक हिंट दे दिया कि एंटर अ नेम। यहाँ पर आपने क्या करना है, अपने नाम को एंटर करना है। फॉर एग्जांपल एक यूजर है, उसको नहीं पता कि इस वाले फील्ड में या इस वाले फॉर्म में जाकर मैंने क्या करना है, तो उसकी आसानी के लिए आप क्या करते हो, एंटर अ नेम यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कल मैंने आपको थोड़ा सा बता रहा था कि जब फेसबुक की मैंने एग्जांपल दी थी, तो जब भी आप फेसबुक अकाउंट बनाते हो तो उस पर स्टार्टिंग पे लिखा होता है फर्स्ट नेम, सेकंड पे लिखा होता है लास्ट नेम। ठीक है, एंड मोबाइल नंबर, जेंडर, CNIC नंबर, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है तो वो कुछ इस फॉर्म में लिखी होती है, ताकि आपको देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर मैं अपना नाम एंटर करूंगा, आगे जो लास्ट नेम है वहां पे मैं लास्ट नेम एंटर करूंगा, एंड सो ऑन। जो भी चीजें आपने करनी होती है वो आप यहाँ पे कर रहे होते हो। क्लियर हुई ये बात प्लेस होल्डर वाली। एक ऑप्शन आ जाता है रिक्वायर्ड का। रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करूं तो ये मुझे एक मैसेज शो करे, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। यानी कि आप यहाँ पर डाटा लिखो या ना लिखो, यहाँ पर आप डाटा दो या ना दो, लेकिन कहते हैं जी यहाँ पर डाटा आपने लाजमी देना है, जरूर देना है। अब इसकी क्या रीजन है, हमने यहाँ पर एक उसके लिए ऑप्शन कर दिया है कि भाई इन तीनों में डाटा आए या ना आए, लेकिन इसमें डाटा लाजमी आना चाहिए। तो उसके लिए आप एक टैग यूज कर रहे होते हो रिक्वायर्ड का, एट्रीब्यूट ही आपके पास रिक्वायर्ड का। तो ये रिक्वायर्ड को ऐसे भी लिख सकते हो, अगर नहीं तो यहाँ पर रिक्वायर्ड के एट्रीब्यूट को यूज करते हुए रिक्वायर्ड लिखो, इसको सेव आउट करो। ठीक है, और बाद में आप उसको रिफ्रेश करो तो यहाँ पर ये चीज आपके लिए लाजमी हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ, बटन बनाकर आपको शो करवाते हुए मैं क्या चीज करवाना चाह रहा हूँ। इनपुट करो, यहाँ पे सबमिट लिखो। तो यहाँ पर जैसे ही मैं सबमिट के बटन को प्रेस करूँ, अच्छा यहाँ पर देखो मैंने रिक्वायर्ड का फील्ड यूज की, रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट मैंने यूज किया, जो मैं आपको बता रहा था कि मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाऊंगा तो वो मुझे मैसेज शो कर देगा, प्लीज फिल दिस फील्ड। तो यहाँ पर मुझे मैसेज क्यों नहीं शो किया, वो इसलिए शो नहीं किया
क्योंकि मैंने यहाँ पर फॉर्म का टैग यूज नहीं किया, हम उसको बता ही नहीं रहे कि हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म्स बनाने चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं। तो आप यहाँ पर जैसे ही फॉर्म का टैग यूज करोगे तो आई होप सो यहाँ पर वो मैसेज आपको शो करेगा। देखो अब उसको ये पता चल गया है कि ये हम फॉर्म्स बना रहे हैं। तो फर्स्ट डे में मैंने कोई चीज एंटर नहीं की और मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो कहता है जी नहीं, पहले आप इस वाले फील्ड को लाजमी फिल करोगे, फिर आप सबमिट के बटन को प्रेस कर कर आप कहीं पे भी जा सकते हो या कहीं पे नहीं जा सकते। अच्छा, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है रिक्वायर्ड के बाद आ रहा है आपके पास फील्ड सेट का। बेटे ये जो आपके पास ये जो आपका लगा हुआ है एक बॉर्डर सा लगा हुआ है, अब फील्ड सेट्स में मतलब क्या है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं तो लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, यूजर ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, आगे लिखा हुआ है जेंडर, फिर लिखा हुआ है लैंग्वेज, फिर लिखा हुआ है फ्रूट्स। तो अब यहाँ से इस चीज को जब आप पढ़ते हो, इस पर्सनल इन्फो को पढ़ते हो, तो आपको पता चल जाता है कि ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला जो ग्रुप है, इसमें जो यूजर होगा वो पर्सनल इंफॉर्मेशन देगा। जब वो जेंडर को रीड आउट करेगा उसको पता चल जाएगा कि यहाँ से उसने किस चीज को सिलेक्ट करना है, अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है। अब आगे वो बात चल जाती है लैंग्वेजेस में, उसको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे मैंने क्या चीज सिलेक्ट करनी है, जुबान सिलेक्ट करनी है। तो डिफरेंट टाइप्स के आपने क्या कर दिए, सेट्स बना दिए हैं, डिफरेंट सेट्स बना दिए कि फलां में आपने नाम देना है तो जिससे यूजर को पता चले कि इस वाले बॉक्स में मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगले में वो जाकर देख रहा है कि वो पता चला उसको कि मैंने जेंडर देना है, फिर वो आगे जा रहा है, फिर उसको पता चला कि मैंने लैंग्वेज देनी है, फ्रूट्स देने एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसके लिए आप बेटे क्या यूज करते हो, फील्ड सेट का इस्तेमाल करते हो। तो आप फील्ड सेट का किस तरीके से यूज आउट करोगे, तो पर आप लिखो यहाँ पर आप लिखो फील्ड सेट, फील्ड सेट को कर दो क्लोज। ये फील्ड सेट है और इस फील्ड सेट के अंदर हमने क्या दे दिया, एक हमने फर्स्ट नेम बता दिया, उसका टेक्स्ट बता दिया और ये एक बटन बता दिया। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये एक मेरे सामने, तो ये फिर एक सामने आपके सामने एक बॉर्डर सा लगा हुआ नजर आ गया। लेकिन ये जस्ट एक बॉर्डर लगा हुआ है। आपने क्या करना है कि जब आप अपनी फाइल को ओपन करो तो यहां से आपको नजर आ जाए कि ये किस चीज की इंफॉर्मेशन है। तो उसके लिए आप एक टैग यूज करते हो फील्ड सेट के अंदर रहते रहते, लेजेंड का। लेजेंड, लेजेंड की टैग के अंदर आप बता दो पर्सनल इंफॉर्मेशन। सेव आउट करो, F5 के बटन को प्रेस करो तो ऐसे ही आपके सामने शो हो गया लेजेंड के टैग में कि यहाँ पर पता चल रहा है फील्ड सेट में यहाँ पर आपने क्या देना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है। कोई भी यूजर है उसने इस वाले सेट में आपने क्या करना है, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है। बात समझ में आई है या नहीं आई? अच्छा, उसके बाद हमने और चीजें भी देखनी है। अभी तो ये कुछ भी टैग्स नहीं है, अभी तो बहुत सारे टैग्स आ रहे हैं। तो उसके बाद बात आ जाती है आपके पास ये डेट एंड टाइम की। अब डेट भी शो करनी है। जैसे अगर मैं करके दिखाऊं तो यहाँ पे चीजें आपके सामने आ रही हैं कि डेट, एक पूरा कैलेंडर ओपन हो गया है। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, कहते हैं जी 5 अगस्त है, 8वां महीना है और 2020 जो आपका ईयर है। तो उसके लिए एक सिंपल टैग है आपके पास। ये देखिए आपके सामने क्या किया है, जस्ट डेट वैसे ही किया काम जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट नेम में किया था। बस उसकी टाइप में डिफाइन कर दिया मैंने, यहाँ पे मैं क्या चीज बनाना चाहता हूँ, डेट बनाना चाहता हूँ। और ये चीज मैंने आपको कल भी एक्सप्लेन की थी कि जी ये किस लिए यूज आउट होता है नेम का, वो आपके सर्वर वगैरह को बताने के लिए कि ये जो आपके पास टाइप है, ये जो आपके पास फील्ड है, ये जो आपके पास एक फॉर्म का ऑप्शन है, ये किस लिए यूज होगा, डेट्स के लिए यूज होगा। तो यहाँ पर आपके सामने डेट्स भी आगे जो मर्जी आप डेट लगाओ, ठीक है, वो आपके सामने क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। ये डेट भी हमारे पास क्लियर हो गया। फिर जो मेन बात आ जाती है, इसी में आपको अगर थोड़ा सा चेक करवाऊं तो एक चीज आती है बेटे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं अगर फीमेल पे सिलेक्ट करता हूं तो ये मेरा ऑप्शन सिलेक्ट नहीं हो रहा। अब यहाँ पे जाऊं तो फिर मेरा ऑप्शन सिलेक्ट हो रहा है। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं या इस पे क्लिक कर दूं तो ये वाला ऑप्शन मेरा क्लिक नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक टैग यूज करेंगे लेबल का। वो लेबल का टैग कैसे यूज होगा, सबसे पहले हम एक छोटा सा क्रिएट कर लें रेडियो बटन वगैरह। तो ये देखिए यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ फिर ये सिलेक्ट होता है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये वाली आपकी रेडियो बटन सिलेक्ट नहीं होता। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर दे देंगे एक आईडी। आईडी दी, आईडी में आप बता दो कि ये मेल की आईडी है, और यहाँ पर आप आईडी दो और बता दो कि ये फीमेल की है। तो मैंने कहा था कि यहाँ पर हम एक टैग यूज करेंगे लेबल का।
लेबल का टैग यूज किया और इसके अंदर लगा दो, आप टेबल के टैग को क्लोज करो और यहाँ पर आपकी जो आईडी है उसको डिफाइन करो। यहाँ पे जो आपकी लेबल की जो आईडी है उसको क्या कर दो यहाँ पे, अच्छा सॉरी लेबल की आईडी को यहाँ पे डिफाइन करना है, लेकिन एक एट्रीब्यूट है आपके पास फोर का एट्रीब्यूट। फोर के एट्रीब्यूट में आप बताओ कि यहाँ पे कौन सा आपकी आईडी लगेगी, आप बताओ यहाँ पे मेल की आईडी लगेगी और इस फीमेल को भी लेबल में चेंज करो, लेबल के टैग में इसको क्लोज करो और यहाँ पर लेबल के अंदर जाके फोर का टैग यूज करो। अब यहाँ पर देखो कि वही चीज की है, लेबल का टैग यूज किए और फोर में बता दिया कि ये मेल आईडी के लिए और इसी तरह लेबल का टैग यूज किया और फोर में बता दिया कि ये फीमेल की। जो आईडीज आपने यहाँ पे दी हुई हैं एज इट इज, आप यहाँ पे उसके आईडीज के नेम बताओ। अब देखो जैसे ही मैं अब यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा, मैं यहाँ मेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये वाला सारा मेरा पोर्शन क्लिक हो रहा है। फीमेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये चीज, अब जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे क्लिक करो या यहाँ पे क्लिक करो, जहां मर्जी क्लिक करो आपकी वो वाली फील्ड वो वाली सिलेक्शन आपका सिलेक्ट जरूर हो जाएगा। जी क्लियर हुई बात या नहीं हुई? उसके बाद बात आ जाती है आपके पास टेक्स्ट एरिया की, कि टेक्स्ट एरिया आप कैसे क्रिएट करते हो। तो उसके लिए ही अगर आप बुक को थोड़ा सा देख लोगे, ओपन करके चेक करोगे तो उसके अंदर एक आपके सामने ऑप्शन आता है टेक्स्ट एरिया का। दैट्स इट, टेक्स्ट एरिया। आप यहाँ पर टैग लगाओ, सेव करो, टेक्स्ट एरिया हैज बीन क्रिएट, आपका जो टेक्स्ट एरिया वो क्रिएट हो जाएगा। दैट्स इट। अगर आप कहते हो कि इसकी जो लेंथ है वो बड़ी हो जाए तो यहाँ पर आप उसको बता दो, रोज बता दो कि रोज कितनी आप रखना चाहते हो, 5 रोज। और कॉल बता दो उसको कितने कॉल रखना चाहते हो आप, ठीक है। कह दो 10 कॉलम्स, इसको सेव करो तो ये आपके सामने 5 रोज आ गई हैं और इनके दरमियान आपके पास 10 कॉलम है। जितना एरिया रखना चाहते हो आप यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हो, जो भी आप लिखना चाहते हो। दैट्स इट, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया टेक्स्ट को लिखने के लिए यूज आउट होता है, ठीक है। तो अब HTML में जहां पर आपने टेक्स्ट वगैरह लिखने हैं उसके लिए आप कौन सा टैग यूज करते हो, आप अपने टेक्स्ट एरिया का टैग यूज करते हो। अब यहाँ पर एक चीज और देखने वाली है कि फील्ड सेट और टेक्स्ट एरिया के साथ ये मैच हो रहा है, तो आपने यहाँ पे स्पेस लानी है। तो उसके लिए एक टैग यूज किया था हमने स्टार्टिंग पर भी, BR टैग। सेव करो, रिफ्रेश करो तो ये आपका आगे की तरफ मूव कर गया। इन दोनों के दरमियान में आपके पास ब्रेक लाइंस आ गई हैं, ब्रेक लग गई है। फिर कुछ बात आ जाती है आपके पास इनके बारे में कि लिस्ट आपने कैसे बनानी है। तो उसके लिए दो ऑप्शन यूज होंगे। एक होता है आपके पास सिलेक्ट का टैग। सिलेक्ट के टैग को यूज करोगे तो ये आपके पास जस्ट ऑप्शन बनेगा, लेकिन वो खाली बनेगा, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ होगा। तो उसके लिए आप एक ऑप्शन, एक टैग यूज करते हो सिलेक्ट के अंदर, वो होता है आपके पास ऑप्शन का। इस ऑप्शन के अंदर आप अपने डाटा वगैरह को दो, डेल I3 मिसाल के तौर पर। अब ऑप्शन में आप क्या दे रहे हो, अपने उस सिलेक्ट जो आपके सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन होगा उसमें क्या क्या डाटा शो हो, तो वो डाटा उसके अंदर एंटर करने के लिए आप ऑप्शन टैग का यूज आउट करते हो। तो यहाँ पर मैं चेंज कर लेता हूँ, सेव करो, जाकर यहाँ पे रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने के बाद तो ये एक आपके सामने ऑप्शन नजर आने स्टार्ट हो गए, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बन गया। तो अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर आप ये कहते हो कि सर यहाँ पर करने के बाद हम HP के भी लैपटॉप की यहाँ पर ही लिस्ट आ जाए, तो कोई मसला नहीं है। तो आप यहाँ पे जहाँ पे डेल लिखा हुआ है यहाँ पर आप जाकर HP लिख दो, सेव करो। सेव करने के बाद आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पर डेल वाले 3 है और HP वाले 2 हैं। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरीके से पता चलेगा कि डेल वाले कौन से हैं, HP वाले कौन से हैं, तो आप इनको ग्रुप्स बना दो। कोई भी असाइनमेंट दी जाती है तो उसको ग्रुप्स में बना दिया जाता है कि ये ग्रुप ये करेगा, वो वाला ग्रुप वो वाला आपकी असाइनमेंट करेगा। तो ऐसे ही आप यहाँ पर भी क्या क्रिएट कर दोगे, ग्रुप्स वगैरह को क्रिएट कर दोगे। तो उसके लिए एक टैग यूज होता है आपके पास ऑप्शन ग्रुप का, ऑप्शन ग्रुप। और यहाँ पर आप बता दो ऑप्शन ग्रुप को यहाँ से सिलेक्ट करो और इसको कट कर कर यहाँ पे क्लोज कर दो, सेव करो। और ऐसे ही ऑप्शन ग्रुप, अच्छा यहाँ पर मैंने कहा था कि आपने डिफरेंट कैटेगरीज बनानी है तो उसके लिए आप ऑप्शन ग्रुप का यूज आउट करते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन ग्रुप को ही हम यहाँ पे यूज आउट कर रहे हैं। तो अब जितना भी मैंने ऑप्शन ग्रुप पे काम किया लेकिन वो मुझे उसने ग्रुप्स बनाकर दिखाए नहीं। वो क्यों नहीं दिखाए, तो यो मेरी छोटी सी मिस्टेक ये थी कि ऑप्शन ग्रुप का एक एट्रीब्यूट होता है लेबल का। इस लेबल के अंदर डिफाइन कर दो HP के लैपटॉप,
और ऐसे ही ऑप्शन ग्रुप में डिफाइन कर दो उसके लेबल में डेल लैपटॉप। तो यहाँ पर आपके सामने आ गया डेल लैपटॉप्स की कैटेगरी सेपरेट होगी और एचपी लैपटॉप्स की जो कैटेगरी है वो आपके सामने सेपरेट होगी। किस टैग का यूज करते हुए? ऑप्शन ग्रुप का यूज करते हुए। अब या सिलेक्ट की मदद से आपके सामने ये लिस्ट तो क्रिएट हो जाएगी, लेकिन वो क्रिएट होगी आपके पास ब्लैंक लिस्ट। जब ब्लैंक लिस्ट क्रिएट होगी तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो उसके अंदर आपने डेटा लिखना है, तो डेटा लिखने के लिए एंटर करने के लिए एक टैग यूज करते हो आप ऑप्शन का। ऑप्शन के टैग को आपने यूज किया, ऑप्शन के टैग को आप यूज करते करते आपने ये डेटा को क्या किया, सब एंटर किए। और जब आपने डेटा को एंटर किया, आपको नहीं पता था कि ये वाले जो 3 लैपटॉप्स हैं वो डेल वाले कहाँ पे हो। हमने क्या किया, आप नहीं चाहते थे कि आप इसकी कैटेगरी बना दो, डिफरेंट कैटेगरीज में आप उसको चेंज कर दो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डेल लैपटॉप की कैटेगरी सेपरेट कर दी और एचपी लैपटॉप की जो कैटेगरी है वो मेरे पास सेपरेट हो गई। किन किन टैग्स का यूज करते हुए? एक सिलेक्ट का, एक ऑप्शंस का और एक ऑप्शन ग्रुप का। इसको यूज करते हुए हमने क्या किया, एक ही ड्रॉप डाउन मेन्यू में रहकर डेटा भी एंटर किया और उसको हमने ग्रुपिंग में भी क्या कर दिया, चेंज आउट कर दिया। ये हो गया आपका ये वाला एरिया भी। उसके बाद ये चीज रह गई आपके पास चूज फाइल वाली। चूंकि हमने किसी फाइल को सिलेक्ट करना है इसलिए आपने उसकी टाइप भी क्या ली है, फाइल ली है। अब आगे आप उसको ये बताओगे कि आपने जो डाटा लेना है वो कौन सा डाटा लेना है। तो उसके लिए एक आपके पास एट्रीब्यूट यूज हो रहा है एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट का वैसे लफ्ज मैंने भी ये होता है कबूल करो। तो यहाँ पर अगर मैं आपको थोड़ा सा करके दिखा दूं, इसको सेव किया, सेव करने के बाद रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने के बाद जैसे मैं चूज फाइल करता हूं तो ये आपके फाइल्स की तमाम फाइल्स को ओपन कर रहा है जो डाउनलोड्स में पड़ी हुई हैं, जहां पे भी पड़ी हुई हैं। ये आपके पास पीडीएफ फाइल्स हैं, ठीक है, ये आपके पास वर्ड की फाइल है, कुछ इमेजेस होंगी, ठीक है। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास इमेज की जितनी भी मेरे पास यहाँ पे फाइल्स हैं मुझे सिर्फ और सिर्फ वो शो हो। तो उसके लिए एक आप टैग यूज करते हो और वो टैग होता है आपके पास एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट में लिखो इमेजेस या इमेज लिखो, ठीक है, उसके बाद स्लैश लगाओ, स्लैश लगाने के बाद स्टैटिक कर दो। ये उसका सिंटैक्स होता है। तो इसको सेव करो। सेव करने के बाद रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही चूज फाइल करोगे तो यहाँ पर जितनी ही इमेजेस मेरे पास पड़ी हुई थी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास वो वाली इमेजेस ही शो हुई हैं। बाकी मेरे पास जहाँ पे पीडीएफ फाइल शो नहीं हुई, यहाँ पर मेरे पास एमएस वर्ड की फाइल कोई भी शो आपकी नहीं हुई। तो ये जितना भी आपने करना है, अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि सिर्फ और सिर्फ वीडियोस आपके सामने शो हों। तो उसके लिए आप यहाँ पे लिख दो वीडियो, ठीक है, सेव करो, रिफ्रेश करो। रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही चूज फाइल करोगे तो जितने भी वीडियोस इस वक्त नहीं है मेरे पास, तो जितने भी वीडियोस होंगी वो आपको यहाँ पे शो आउट कर देगा। तो जरा थोड़ा सा गौर करो कि यहाँ पर भी उसकी एक्सटेंशन चेंज हो रही है, वीडियो फाइल्स की जो मैंने वहां पे दी थी वही आ रही है। अगर मैं यहाँ पर आपको दोबारा करके अगर दिखाऊं तो यहाँ पर अगर मैं इमेज ही दोबारा लिखूं, इमेज लिख के इसको सेव किया, सेव करने के बाद जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, चूज फाइल पे क्लिक किया, तो यहाँ पे भी मुझे इमेज की फाइल ही शो होगी। यहाँ पे आपने जो सिलेक्ट की है वो इमेज की फाइल है, वो आपने ऑल फाइल सिलेक्ट नहीं की। तो इनकी कैटेगरीज को चेंज करने के लिए आप कौन सा यूज करते हो, एक एट्रीब्यूट होता है, वो होता है आपके पास एक्सेप्ट का। वो एक्सेप्ट क्या करता है, डेटा को लेता है और वो जो आप डेटा दोगे उसी के मुताबिक वो डेटा को अपने अंदर स्टोर करेगा और वही जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी एज इट इज वही काम वो कर कर आपको दिखाएगा। एंड द लास्ट वन इज द सर्च बॉक्स। आपने अब सर्चिंग भी करनी है, आप चाहते हो कि आप इसको सर्च करो, तो उसके लिए भी आपके पास यही टैग सेव करो। सेव करने के बाद आप यहाँ पर आकर रिफ्रेश करो, तो यहाँ पर आकर आप अपनी सर्चिंग वगैरह भी कर सकते हो। अगर आपने बताना है कि जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर अ नेम, आप चाहते हो कि यहाँ पे भी लिखा हुआ हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंटर अ सर्च या सर्चिंग, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। तो ये आपका लेक्चर है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो।